जिला पुलवामा के अचन में मकतूल संजय कुमार शर्मा की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। गुज़श्ता रोज से ही मकामी मुसलमानों ने न सिर्फ संजय के अहल खाना की ढारस बंधाई बल्कि इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। आज आखिरी रसूमात में कसीर तादाद में मकामी मुसलमानों ने शिरकत की। मकतूल संजय की अहलिया का कहना है कि आज तक वो मकामी मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस वाक़े से उनमें काफ़ी खौफ फैल गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और मुलविस कातिलों को सख्त सजा देनी चाहिए और मकतूल के कुंबे की बाज़ाबातकारी करना जरूरी है। मेरा चारा करो, मेरा सहारा करो, कुछ मैं क्या करूं? मुझे सहारा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे सहारा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से मैं ये माफी मांग रही हूँ, अपील कर रही हूँ आपसे। हम उतने उतने नहीं है कि हम बड़े हैं, हम कहीं जाने के लायक है ही नहीं। जब हमें यहाँ रखा, नहीं तो हमें मार दो, नहीं तो हमें कहीं ठिकाने पे रख दो। हम किस लिए यहाँ पे रखेगी किस बात पे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन मेरे बच्चों से बयान लीजिए। ये मेरी 10 साल की बेटी, 6 साल की, 3 साल का बेटा, मैं क्या करूँ इन बच्चों को? मेरा कौन है? एक मेरा जवान मार दिया, उसके बिना मेरा कोई है नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हैं और दहशतगर्दी के साथ निपटने के लिए महारत के साथ अपना काम अंजाम दे रही है। एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि कातिलों और मुजरिमों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही ऐसे मॉड्यूल्स का खात्मा किया जाएगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। महबूबा मुफ्ती ने संजय कुमार के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जहां हुकूमत मिलिटेंसी के खात्मे की बात कर रही है, वहीं आज भी आम शहरियों की हलाकत के वाकयात कैसे रूनुमा हो रहे हैं। पीडीपी सदर ने आज पुलवामा के अचन में संजय कुमार के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। मुफ्ती ने कहा कि मिलिटेंसी के खात्मे के नाम पर आम लोगों को तंग किया जा रहा है। आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, एनआईए, ईडी के छापे डाले जाते हैं टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर हुकूमत से मांग की कि मुतासरा कुंबे की बाज़ाबातकारी होनी चाहिए। महबूबा ने टारगेट किलिंग पर कहा कि पूरे मुल्क में सियासी मफाद हासिल करने की खातिर बीजेपी कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल करती है। सरकार से मेरी ये
मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी तीन बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने पुलवामा के अचन में संजय कुमार के अहलखाना से ताज़ियत की। रैना ने इस कत्ल को पाकिस्तान की जारहियत करार दिया। रैना ने उन मकामी मुसलमानों की सताइश संजय की हलाकत के बाद उनके अहलखाना के शाना बशाना रहे। इस मौके पर रैना ने कहा कि ऐसे वाकयात के खिलाफ सभी सियासी पार्टियों को मिलकर आगे आना चाहिए ताकि कौम दुश्मन अनासिर के गलत अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। यहाँ अफसोस करने आया हूं संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित पुलवामा में मारे गए, उनके घर में। मैं इस समय कोई सियासी तनकीद किसी पर नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहता हूं, चाहे वो सियासी जमातों के बड़े लोग हों, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, सजाद लोन साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इस दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई बीजेपी वाला है या कोई किसी दूसरी सियासी जमात वाला है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है या डोगरा है या गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है। गोली इंसान को लगती है और फिर जमीन खून से लथपथ होती है। ये गुनाह, ये चीजें बंद होनी चाहिए। इस मौके पर मीडिया की जानिब से पीएम पैकेज और गैर मकामी मुलाजमीन की सिक्योरिटी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में रैना ने कहा कि एलजी इंतजामिया के अलावा आला पुलिस अफसरान को इस पर सोच विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक बार उनको बैठ के पूरी रणनीति, पूरी योजना, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज में हों, या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे भाई बहन यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ जो सर्विसेज के दौरान किस प्रकार की योजना और पॉलिसी हो, उस पर एक बार गहन चिंतन मंथन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना जो है वो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। एक बार बैठ के इस पर रणनीति बनानी होगी। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा अचन पहुंचकर मारे गए कश्मीरी पंडित के अहलखाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर भी वो मुतनाज़ा बयान देने से नहीं चूकी। पीडीपी सदर ने बीजेपी और दहशतगर्दों का मुआवजा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ कश्मीरी बीजेपी के जुल्म का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ दहशतगर्दों के बंदूकों के निशाने पर हैं। तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी तीन बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे, उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असर है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत कांग्रेस के तर्जमान कपिल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी के कौल और फेल में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम को अजियत पहुंचा रही है।
पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के बयान पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कपिल सिंह। कपिल, जिस तरह से तुलना की गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ से बीजेपी और आतंकवादियों में, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए मैं सदी हुई बात कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और अगर उनका एजेंडा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद से कहीं ना कहीं चोली दामन का नाता है, क्योंकि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर केस चल रहा है और साध्वी प्रज्ञा सिंह को आतंकवाद के तहत केस चलते हुए पार्लियामेंट में भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे। बुरहान वानी के ऊपर उस वक्त के जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, उनके बयान को आप देख लीजिए। उनका कहना था कि अगर उनको पता होता कि इतना बवाल हो जाएगा कश्मीर में तो वो बुरहान वानी को नहीं मारते। आसिया अंद्राबी की अगर हम बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। बुरहान वानी के घर में 5 लाख रुपया लेके गई भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो जनता को डिलीवर करने में अक्षम है ये सरकार, जम्मू की बेरोजगारी को अभी तक ये एड्रेस नहीं कर पाए। जम्मू के युवाओं किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो गुहार लगा रहे हो कश्मीरी पंडित, उनकी जानो माल के सिक्योरिटी के लिए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म हुआ है बीजेपी की तरफ? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे देश में नाफिज है और आज किसी की सुनी नहीं जा रही। जम्मू कश्मीर में आज इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही लोगों को, आम जनता को दे सकती है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो आज नौकरशाही जो है, अफसरशाही जो है, आज जनता पे जुल्म कर रही है। तो अफसरशाही जो है लोगों पे जुल्म कर रही है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हम 1947 से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन लीडरों से पूछना चाहिए जो इख्तिदार में थे और वजीर आला रहे, और वो क्यों रो रहे हैं। वो हमें ऐसी तबाही से निकाल सकते थे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम कुछ नहीं लेने देंगे। बशारत बुखारी का कहना है कि हमें ऐसे लीडरों से सवाल करने की जरूरत है। उनका जो स्टेटमेंट है उनकी राय है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमने कब मुसीबत नहीं देखी। हिंदुस्तान एक मुल्क था, 47 में आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। मुल्क उन्होंने बंटवारा किया मिलके। पाकिस्तान के जो लीडरान आज तब थे या हिंदुस्तान के लीडरान थे, उन्होंने मुल्क तकसीम कर लिया। मुसीबत तरह से हम झेल रहे हैं, सारी परेशानी पीड़ा हमारी है, दर्द हमें है, तकलीफ हमें है। मुझे बताएं 47 से लेकर आज तक कब हमें मुसीबत नहीं झेली हमने, हमारे लोगों ने, चाहे 52 हो, चाहे 53 हो, चाहे 75 हो, चाहे 83 हो, चाहे 87 हो, चाहे 96 हो, चाहे मसकर्स हो, कब नहीं झेले हमारी नजर में। तो हम, अब मुझे लगता है कि हम सब लोगों की जो आंखों पे एक ऐसा माहौल सा पैदा हुआ है, ऐसा साया सा पड़ गया, हमें कुछ अब समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या देखें, क्या बोलें, कैसे बोलें। अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को, जिन लीडरों को हमें इन मुसीबतों से 47 से लेकर आज तक जो इक्तदार में रहे, जो वजीर आजम बने, जो वजीर आला बने, वज़ीर आला बने, जिन लोगों को हमें इस मुसीबत से निकालना था, जिन लोगों ने वादे करके कहा कि हम कोई चीज जाने नहीं देंगे, जिन लोगों ने ये वादे किए कि हम सब चीजें वापस लाएंगे, रोना हमें है, रोते लीडर। भाई साहब, हमें हिसाब आपसे लेना है, आप क्यों रो रहे हैं? जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। उनका कहना है कि जब भी दहशतगर्दों की जानिब से इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो महबूबा मुफ्ती हमेशा मजम्मत करने के बजाय सरकार और बीजेपी को इसमें लपेटने की ताक में रहती हैं। मैं महबूबा मुफ्ती जी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। जब जब इस प्रकार की आतंकी घटनाएं होती हैं, महबूबा जी उनकी निंदा करने की जगह सरकार और भारतीय जनता पार्टी को उसमें लपेटने की कोशिश करते हैं। असल में अपनी बची खुची राजनीति को बचाने के लिए इस तरह के अतिवादी आतंकी एलिमेंट्स के साथ
उनको एक हाथ में साध के रखना महबूबा जी की मजबूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संबंध में इस प्रकार का ओछा बयान वो देती हैं। आप मुझे एक ऐसा बयान दिखाइए जिसमें महबूबा मुफ्ती खुले तौर पर उग्रवादियों की, आतंकियों की, हत्यारों की निंदा करें। असल में ऐसे सब एलिमेंट्स की सपोर्ट करने वाली है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि सब जानते हैं कि हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत किसने की है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का यह बयान सियासी बुनियाद खो देने की उनकी मायूसी को जाहिर करता है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की तुलना आतंकवाद से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता है। कैसे देखते हैं जो तुलना आतंकवाद के साथ अब बीजेपी की गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ? देखिए, बीजेपी को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। आतंकवादियों के समर्थक कौन है, किनके मिनिस्टरों के या दूसरे की गाड़ियों से हथियार निकलते हैं, कौन उनके फेवर में खड़े होते हैं, ये सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती की आदत है, भारतीय जनता पार्टी से परेशानी होना स्वाभाविक है क्योंकि इनकी दुकानदारी जो है बंद हो गई है। जिस तरह से अब आतंकवाद की तुलना किया जाना और ये कहना कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए हैं, इसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, तभी समर्थन हमें मिलता है। पिछली डीडीसी के इलेक्शन में, बीडीसी की पंचायतों के इलेक्शन में जिस प्रकार से समर्थन मिला है, तो उससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को यही फ्रस्ट्रेशन है। जो लोग सरकारों में रहते रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे होकर के पीएजीडी या दूसरे संगठन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले लोगों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। अब टारगेट किलिंग पे जो फाइनल असॉल्ट है वो कब होगा? देखिए, लगातार पिछले समय से देखें तो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के साथ खत्म किया गया है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जो सभी सुरक्षा वाले हैं उस पर एक्शन लेते हैं, पहले भी लिया है। लेकिन दुखद घटना है, सरकार और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो सियासी दुकान जो है वो पीडीपी की बंद हो चुकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये कहना है कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी कश्मीर माइनॉरिटी सेल के लीडर विजय रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि रीजनल पार्टियां कश्मीर में अमान से खुश नहीं हैं, इसलिए ये एक सोची समझी चाल है। ये जो महबूबा मुफ्ती जी ने टेररिस्ट्स को और भारतीय जनता पार्टी को एक ही तराजू में तोला है, जो ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूँ। मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो अभी जितनी भी टारगेटेड किलिंग हो रही है हिंदुओं की, ये एक सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हमारी हैं वो खुश नहीं है कि कश्मीर में अमन चैन कैसे आ रहा है, यहाँ पथराव बंद कैसे हो गया है, यहाँ करप्शन बंद कैसे हो रहा है, यहाँ लोग स्कूल कॉलेजों में क्यों जा रहे हैं, यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, टूरिस्ट्स क्यों इतने आ रहे हैं। और खास तौर पर जो कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड से वापस आना चाहता है और आ भी रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं वो खटक रहा है। ये रीजनल पार्टी जो है ये पाकिस्तान परस्त तो है ही, क्योंकि इनके वर्कर्स भी वही थे, इनकी शह पे, इनके ही इशारों पे ही जो कश्मीर में पथराव होता था, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को, स्कूलों को, कॉलेजों को जलाया जाता था, वो इन्हीं की शह पे हो रहा था, क्योंकि इनके अब ये बोरी बिस्तरा ये बंद हो चुका है। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 सरबराही इजलास की तैयारियों से मुतल्लिक जायजा लेने की गर्ज से G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला ने गुलमर्ग का दौरा किया। उनके हमरा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान हर्षवर्धन ने G20 इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गुलमर्ग गंडोला का भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि G20 इजलास की मीटिंग श्रीनगर और गुलमर्ग में होगी। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत दी है। आला अदालत ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को दुरुस्त करार दिया और अग्निपथ स्कीम के आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। इससे कबल दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला महफूज रखा था। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत हाथ लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को आज हरी झंडी दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए यह कहा था कि अग्निपथ योजना सेना के लिए एक बेहतर विकल्प है। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा यह अग्निपथ योजना सेना को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प है, लिहाजा इसकी वैधता को चुनौती देने वाली सभी अर्जियों को सिरे से खारिज किया जाता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। धमपथरी किलर शोपियां में पुलिस ने 13 साल लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में मुतासरा के बहनोई को गिरफ्तार किया। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने बताया कि मुतासरा लड़की उस वक्त 8 माह की हामिला है और घरवाले इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजीद तफ्तीश जारी है और इस जुर्म में दीगर लोग भी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसको इल्तिला मिली थी 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, उसके फैमिली वाले उसको छुपा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें स्विफ्ट एक्शन लेकर के बच्ची को पहले तो घर वालों से बाहर लेकर के आए हैं और जो इसका प्रोसीजर है उसके अंदर में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बच्ची ने अपने जीजा का नाम बताया है कि वो अक्यूज्ड है, उसने उसका रेप किया है और वो प्रेग्नेंट थी और आगे ये पता चला है कि उस बच्चे को आफ्टर डिलीवरी उसकी हत्या करने का प्लान था। तो इसमें पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लेकर के अक्यूज जो है उसका जीजा उसको अरेस्ट किया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जिसके अंदर जो भी इसमें मुलविस थे इस घटना में उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी हमारा मेडिकल ओपिनियन एफएसएल के लिए हमने भेजा है, तो इसमें आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन ले जाएगी, एविडेंस जो भी सामने आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। हज 2023 के लिए फॉर्म भरने और दीगर कार्रवाइयां मुकम्मल करने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मरतबा मुक़द्दस सफ़र का खर्च कम करने और सफ़र को आसान बनाने की हुकूमत, इंतजामिया और हुक्काम की जानिब कोशिश की जा रही है। आप देखिए फजा ज़ैनब की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर में इन दिनों पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी जानिब हज के ख्वाहिशमंद हजरात इस मसले से परेशान थे, लेकिन अब मुताल्लिका महकमे ने पहली मरतबा आज़मीन हज के लिए खुसूसी पहल की है। तरजीही बुनियाद पर आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट अपॉइंटमेंट का नज़्म किया गया है। आज़मीन हज ने इस सहूलत पर इत्मीनान का इजहार किया है। मे गई आज तम 5 वरी फार्म भरन, 5 वरी बाद यौ ये कोर यमो बी ऐलान दोपुक वन युस 7 वरियन गसन तो पत यौ फीस तो दित तमो सह डॉक्यूमेंट तत गई पत होड़ हज हाउस तोड़ आय तो बोर ये तो वो कोर यमो कॉल मैसेज यू सा तो तुह बेटन यम तो यह सहूलियत सान खतर अद के सहूलियत ये सात वनकस वो यह पासपोर्टस मतलब यह रिन्यू गई वात सहूलियत अम डेट मे 5 मे अपॉइंटमेंट तो उमो पत कर रिक्वेस्ट उमो दे वर काइंड एनफ कि उमो दोप ना ठीक एंड दे जस्ट प्रिपोन्ड इट तो अम सह प्रोसेस गई जल्दी पहन वी आर एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस हज। एक तो उन्होंने जो इसमें रिलैक्सेशन दी है रकम के हवाले से, पैसे के हवाले से, ये तो मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जो और फैसिलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं वहाँ सऊदी अरब में जो अदर कंट्रीज़ के लोगों को होती है, तो उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।
उधर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने आजमीन हज की शिकायत के पेश नजर हज कमेटी ऑफ इंडिया और वजारत खारजा से बात की ताकि बुजुर्ग आजमीन हज और उनके साथियों को तरजीही बुनियाद पर हज फॉर्म दाखिल करने और दीगर सहूलत फराहम की जा सके ताकि अल्लाह के मेहमानों को पासपोर्ट हासिल करने में कोई परेशानी का सामना न हो। सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करें और उनके साथ अगर कोई कंपेनियन है तो उनको हम एंटरटेन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में भी मतलब हमने बात किया है अपना मिनिस्ट्री से भी इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि स्पेशल ड्राइव लगाना है, आप लगाइए उसके लिए। वही जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने बताया कि इस मरतबा हज के किराए में तकरीबन 80,000 रुपए कम हुए हैं। VIP कोटा खत्म किया गया है। 70 बरस से जायद उम्र के अफराद को हज के लिए तरजीह दी जाएगी। आज़मीन हज को किसी भी मसले और परेशानी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आम लोग जो हैं उनको मुश्किल होता था, श्रीनगर मतलब कुपवाड़ा हो गया, अनंतनाग हो गया, इवन जम्मू। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है वो फ्री है। पहले 300 रुपया उनको फीस भरनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग फीस। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि जो VIP कोटा है वो तो ख़त्म हो गया। वज़ीर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहले ही जानकारी दी है कि सफर हज गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस मरतबा बहुत आसान होगा और इस सिलसिले में मुल्क भर में 25 एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट।